और सीन 4 जैसे हमने सीन 2 में देखा एक कॉमिक सीन है, वैसा ही ये कॉमिक सीन है। उस सीन में भी हमने देखा वॉगनर जो है इज पैरोडिंग द वे ऑफ हिज मास्टर, और यहाँ हम देखते हैं कि वॉगनर जो है एक क्लाउन जो कैरेक्टर है, क्लाउन रजे एक जैसे शेक्सपियर के प्लेज में फूल नाम का कैरेक्टर बड़ा इसेंशियल होता था। खैर उसका एक अपना अपना एक स्टेटस है, बिकॉज जो फूल है वो कि कहीं भी किसी भी लिहाज लिहाज से मोरोन नहीं है, वो सीमिंगली वैसा कैरेक्टर है जिसको कि लो विट कहते हैं, बट उसके पास ह्यूमर है, सेंस है। फॉल्स्टॉफ एक बहुत फेमस कैरेक्टर है और वाइफ ऑफ बॉथ को उसी का फोर रनर मानते हैं। मैं अगर उस लिहाज उस कैटेगरी में देखते हैं बहुत सारी उसकी एलिमेंट्स को। क्लाउन जो है वो एक कैरेक्टर है प्लेज में जहाँ पे एक कॉमिक रिलीफ के तौर पे उसको रखा जाता है, ठीक है। लेकिन ये क्लाउन जो है ये बिल्कुल ऐसा है जो डिम विट इंसान है। तो ये वॉगनर जो है एक क्लाउन को बेफूल कर रहा है ना। और हालांकि क्लाउन जो है ही इज इन अ नीड, और नीड फॉर व्हाट, वो जैसे एक इंसान के अंदर एक बेसिक ट्रेट होता है ना, तो क्लाउन उसके पास वैसे आया है, इंटरेक्ट कर रहा है। जेन्युइन सिंपैथी भी दिखाई है वॉगनर में, लेकिन क्लाउन को नीड है, वो अनएम्प्लॉयड है, ठीक है। और वो उस टाइम पे उस सीन में दिखाया ही सेमी नेकेड, और ऐसी उसकी कंडीशन है, उसके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, और वो सेमी स्टार्व्ड भी है, भूख लगी है उसको। और वॉगनर कहता है ठीक है तुम मेरे पास, मैं तुम्हें एम्प्लॉय करता हूँ, ठीक है, यू बिकम माई एरंड बॉय, सो दिस यू टेक केयर ऑफ ऑल द एरंड्स। अब क्लाउन के मन में कहीं भी डिजायर नहीं है, वो सर्वेंट तो नहीं बनना चाहता, ही डजंट वांट टू सर्व वॉगनर। और वॉगनर क्योंकि अब फॉस्टर्स की कंपनी में है, इतनी देर से है, तो वो सीख चुका है फॉस्टर से कि कैसे मैजिक वर्ड्स के साथ आप सम्मन कर सकते हैं डेविल्स को, ठीक है। और इसने वॉगनर ने उस मैजिक बुक्स को पिक किया है कहीं से, फॉस्टर्स की स्टडी से, और उसको क्लाउन को अपनी मास्टरी दिखाने के लिए, दैट आई एम नॉट सम वेरी ऑर्डिनरी पर्सन, आई एम वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, तो उसको वो दो डेविल्स बुला के उसको डराता है। ही वांट्स कि जो क्लाउन है वो गेट स्केयर्ड एंड ही सबमिट्स इन फ्रंट ऑफ वॉगनर। अब क्लाउन के पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं बचता है, बट वो डर के मारे एक्सेप्ट कर लेता है एम्प्लॉयमेंट अंडर वॉगनर। और जहां ये सीन खत्म होता है, सीन 4, क्लाउन जो है एक एक क्लाउन का डायलॉग है यहाँ पे, वेल आई विल फॉलो हिम, आई विल सर्व हिम, दैट इज फ्लैट। मतलब दिस इज क्लियर कि मुझे उसको करना ही पड़ेगा सर्व। ये इस सीन को अगर हम देखें, ये तो मैंने तुम्हें सिर्फ वो बताया कि ये हुआ उसमें। ये जैसे सेकंड सीन मैंने बताया था कि वो एक कॉमिक इंटरल्यूड है, वो क्यों दिया हुआ है, क्योंकि वो एक ऑडियंस के लिए एक रिक्वायर्ड नीड होती है अम्यूजमेंट के लिए, ठीक है, क्योंकि हमारे सामने क्या है, एक ट्रेजिक प्ले है। लेकिन ये जो सीन है, कौन सा सीन, सीन 4, ये सिर्फ अम्यूजमेंट के लिए नहीं था, ये ड्रामेटिक पर्पस भी है इसका। क्योंकि जैसे आपने हमने पहले देखा था वो कि वॉगनर जो है उसके अंदर जिस तरीके से वो बात कर रहा था पहले स्कॉलर्स से, हमने कहा वो पैरोडी करता है फॉस्टर्स को। यहाँ भी जो वॉगनर की डिजायर है कि वो क्लाउन को कमांड करे, उसको अपने सबमिशन में लेके, उसके मन में सबमिशन क्रिएट करता है, ये पैरोडी है जो फॉस्टर्स के डिजायर के लिए है। क्योंकि फॉस्टर्स का डिजायर क्या था कि वो मेफिस्टोफेलिस को कमांड करे। तो इसीलिए ये एक तरह से एक कॉमिक्स अंडर प्लॉट की तरह है ना। क्योंकि जो वॉगनर है जब ये सब सब चीजों में इंडल्ज्ड है, तो वो चाहता है कि क्लाउन भी जो है ना
अपनी सोल दे दे डेविल को। और क्यों दे दे? क्योंकि वो भूखा है, उसको मिलेगा कुछ खाने को, मटन मिलेगा। सो ये जो रिमार्क है ना, ये ऐसे ही नहीं है, ये रिमार्क हमें क्लियरली फॉस्टर्स के उस डायलॉग को की याद दिलाता है, जिसने की अपनी सोल डेविल को सेल कर दी, किसी मटन के लिए तो नहीं, लेकिन जैसे क्लाउन के लिए मटन इंपॉर्टेंट है, फॉस्टर्स के लिए 24 years ऑफ वॉलप्चुअसनेस और पावर इंपॉर्टेंट है। अब हम देख रहे हैं कि इस सब सीन में क्लाउन भी दिखाया है कि वो प्रिपेयर्ड नहीं है अपनी सोल डेविल को देने के लिए, जैसे कि वॉगनर उसको सजेस्ट करता है ना, लेकिन उसको वो कहता है इफ यू वांट फूड यू सेल इट। वेल रोस्टेड मटन के लिए इट विल बी सीजन्ड विद गुड सॉस। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो क्लाउन है ना, वो भी मानता है कि मेरी सोल चीप नहीं है इतनी जितनी वॉगनर सोचता है। so this is how the message to the audience is conveyed, है ना। और कहीं पे हम देख रहे हैं कि क्रिस्टोफर मार्लो जो है, वो एक जो, जैसे मैं कल बात कर रही थी कि वो कैरेक्टर एनालिसिस, डीप डायसेक्शन कर रहे हैं हमारे आगे इस कैरेक्टर की, बहुत डीप, क्योंकि उसका फर्म डिटर्मिनेशन दिखाया है फॉस्टस का, किस तरीके से उसका रॉन्ग चॉइस है, फिर उस पर वो डिटर्मिन्ड रहता है, उसके अंदर कॉन्शियंस बार बार गुड एंजल और बैड एंजल के फॉर्म में आती हैं। तो वी सी की फन एलिमेंट भी है इस फोर्थ सीन में, जब वॉगनर उसको डराता भी है कि देखो मैं 2 डेविल्स को बुला लूंगा, है ना। और फिर हम देखते हैं कि पहले तो क्लाउन बिल्कुल भी सीरियस लेता ही नहीं है इस बात को, उसको लगता है कि दिस इज जस्ट अ जोक। और देयर इज दिस रेफरेंस जहाँ पे क्लाउन जो है, जब उसको बिल्कुल इग्नोर करता है वॉगनर की ऐसे थ्रेट को, तो वॉगनर उसको कहता है कि आई हैव दिस पावर, और मैं जो हूँ तुम्हें टर्न कर दूंगा किसी डॉग, कैट या माउस में ना। और क्लाउन कहता है कि ये तो क्रिश्चियन बिलीफ है कि ये डिसग्रेस होता है कि जब एक ह्यूमन बीइंग को डॉग, कैट और माउस का ट्रांसफॉर्मेशन मिले। और यहाँ पे फिर वो कॉमिक एलिमेंट है जहाँ पे वो कहता है दैट आई वोंट माइंड बीइंग अ फ्ली, है ना, एक ऐसा फ्ली, एक ऐसा इंसेक्ट जो कि फ्री होगा टू टिकल द प्रेटी वेंचर्स, गर्ल्स को टिकल कर सकेगा, आई विल बी सो फ्री, है ना। और दिस इज ऑल आई एम टेलिंग ऑल दिस कि ये एक फन के तौर पे इस सीन को लिया जाता है। एंड दिस इज वेयर द एक्ट 1 एंड्स। ठीक है, इन 4 सीन्स में एक्ट 1 फिनिश होता है। एक्ट 2 जो है उसमें फर्स्ट सीन, जहां पे फिर जैसे एक्ट 1 के बिगिनिंग में हमने क्या देखा, फॉस्टस अपनी स्टडी में है और सॉलिलॉकीज हैं वहां पे उनकी। यहाँ भी एक्ट 2 के सीन 1 में फॉस्टस अकेला है अपनी स्टडी में, और अब उसके मन में क्या है, एक्यूट मेंटल अनसर्टनिटी, जो डिलेमा की मैं बात कर रही हूँ। उसको रियलाइज होता है कि नाउ ही इज डैम्ड, डाउनफॉल हो चुका है उसका, और देयर इज नो पॉइंट थिंकिंग ऑफ गॉड और हेवन। यहाँ फिर वो वेवर करता है, क्योंकि उसको एक वॉइस सुनने को मिलती है जो उसको बार बार अर्ज कर रही है दैट यू गिव अप मैजिक, अभी भी समय है, यू यू टर्न टू गॉड, थिंक ऑफ क्राइस्ट। और अपना मन वो बना भी लेता है कि ओके आई एम गोइंग टू बी टू बी वेरी inclined towards God, I'll remember God। और अपनी जो ये सारी जो डिस्कशन है ये सॉलिलॉकी का हिस्सा है। और सॉलिलॉकी तुम्हें पता है, इट्स वन ऑफ द मेजर टर्म्स ऑफ ड्रामा, और स्पेशली क्रिस्टोफर मार्लो, विलियम शेक्सपियर, इन राइटर्स ने तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया है इस टर्म को, क्योंकि उन्होंने अपने ड्रामा में जब एक कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया है ना, वो एक ऑडियंस के आगे अपनी सॉलिलॉकीज के जरिए ही रिवील करते हैं व्हाट इज गोइंग इन देयर माइंड, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन दे आर। मैकबेथ का भी यही है ना, सॉलिलॉकी से हमें कितना उनका जो डिलेमा है, ये जो द्वंद है, वो एज अ रीडर, एज एन ऑडियंस हम
जान पाते हैं। तो ये जो सॉलिलॉकी है ये सीन 1 की ब्रीफ है, लेकिन यहाँ पे जो एक डिसीजन उनका लगता है कि मैं जो वेवरिंग हो रही है वो लास्ट में किधर जाती है फिर, कि मैं डेविल को डिवोट करूंगा, मैं डेविल के लिए ही चर्च बिल्ड करूंगा और मैं अपने आप को ऑफर कर दूंगा डेविल के लिए। यू नो क्या इतना मतलब उसका, जैसे हम कहते हैं ना लेडी मैकबेथ में क्रुएलिटी की हाइट है। जब हम क्रुएलिटी की बात करते हैं और वी टॉक अबाउट लेडी मैकबेथ तो कोल्ड एटीट्यूड का एहसास होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं डॉक्टर फॉस्टस में जब वो कहता है कि मैं डेविल को ऑफर करने के लिए तैयार हूं ल्यूक वार्म ब्लड ऑफ न्यू बॉर्न बेबीज, ये काम इंसान नहीं कह सकता। यू नो दैट मीन्स जो उसके अंदर का जो मेंटल अनसर्टेनिटी है वो अब उसको जो है टुवर्ड्स दी वर्शिपिंग ऑफ डेविल, इधर उसका जो है हार्ट का डिजायर बढ़ रहा है उधर। तो यहाँ पे जहाँ ये सॉलिलॉकी खत्म होती है यहाँ पे गुड एंजल और इवल एंजल आते हैं। कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अभी खत्म हुआ है फॉस्टस के माइंड में, ये फिर दोबारा से रिवाइव होता है इन 2 एंजल्स के द्वारा। गुड एंजल उसको कहते हैं कि तुम हेवन के बारे में सोचो, हेवनली थिंग्स के बारे में सोचो। इवल एंजल उसको फिर टेम्प्ट करते हैं कि नो नो नो, थिंक अबाउट ऑनर, थिंक अबाउट वेल्थ। जैसे ही वेल्थ की बात आती है फिर फॉस्टस का ग्रीड एक्साइट होता है, फिर वो सोचता है कि मेरे पास लॉर्डशिप होगी इतने रिच सिटीज की, है ना, कुछ एमडन जैसे EMDEN बहुत फेमस सिटी है, अपनी वेल्थ के लिए नोन है। और उसको लगता है जब मेफिस्टोफिलिस विल बी माय साइड इवन गॉड विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू हर्ट मी। हालांकि मेफिस्टोफिलिस ने, तुम सबने सुना है कि पहले स्टोरी में बिगिनिंग में वो खुद वॉर्न करता है कि हम सब जो हैं वी आर फॉलन, यू नो, फॉलन एंजल्स, और इवन वी आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ गॉड। खैर इतने में मेफिस्टोफिलिस अपीयर होता है उसके आगे और फॉस्टस को बताता है कि लूसीफर हैज अग्रीड टू बाय योर सोल बट ऑन द कंडीशंस जो ये हैं इनको तुम पूरा करोगे। और कौन सी कंडीशन है, मेफिस्टोफिलिस क्लियर करता है दैट यू हैव टू साइन अ बॉन्ड विद योर ब्लड। ठीक है, तो मेफिस्टोफिलिस की जो ये कंडीशन है दैट ही वांट्स फॉस्टस टू साइन अ बॉन्ड विद हिज ब्लड, ये हमने देखा जो ये द्वंद जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके बाद फॉस्टस जो है ही स्टैब्स हिज आर्म, खून निकलता है उसकी आर्म से और वो ही बिगिंस टू राइट द बॉन्ड। और यहां भी देखिए आप कि नेक्स्ट मूवमेंट हिज ब्लड कंजील्स। अब जब ब्लड जो है बिल्कुल जम गया है, ही इज नॉट इन अ पोजीशन टू राइट, तभी भाग के मेफिस्टोफिलिस वो बर्निंग कोल्स लेके आता है, वो अपना फॉस्टस ब्लड डिसॉल्व करता है और वो उस बॉन्ड को कंप्लीट करता है जिससे ही बिक्वीट्स हिज सोल टू ल्यूसीफर। तो एक पहला तो ये स्टेप कि उसका जो एक गुड कॉन्शियंस है वो उसको रोक रहा है, मे बी दिस इज द रीजन दैट द ब्लड ही इज नॉट एबल टू राइट विद द ब्लड दैट हैज कंजील्ड। दूसरी बात, वो जैसे ही वो बॉन्ड उसने वो जो कंडीशन जो थी बॉन्ड साइन करने की वो की, उसके बाद अपनी एक आर्म पे वो इंस्क्रिप्शन पढ़ता है, क्या है, मैन रन अवे। फॉस्टस बिकम्स पजल्ड, कहाँ भागे वो। अब एकदम से क्वेश्चन आता है वेयर शुड ही रन अवे टू, गॉड विल नॉट एक्सेप्ट हिम। अब जो इंस्क्रिप्शन है वो जैसे ही वो पढ़ता है उसी टाइम डिसअपियर हो जाता है, फिर अपीयर होता है इंस्क्रिप्शन जो वो लाइन है। कभी कभी वो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस रिकवर करता है एंड ही डिसाइड कि मैं नहीं भागने वाला। अब फिर मेफिस्टोफिलिस को एहसास होता है कि फॉस्टस जो है वो कहीं वेवर ना कर जाए परमानेंटली, सो व्हाट ही डज, ही अरेंजेस अ ब्रीफ एंटरटेनमेंट ताकि फॉस्टस का माइंड डाइवर्ट हो जाए। और बहुत सारे जो डेविल्स आते हैं वो क्राउन्स लेके आए हैं, बहुत रिच गारमेंट्स कपड़े लेके आए हैं फॉस्टस को गिफ्ट करने के लिए।
और फॉस्टस पूछता है मेफिस्टोफेलिस से कि क्या मेरे पास वो पावर रिक्वायर कर ली है मैंने कि मैं डेविल्स को समन करूं जब भी मेरा मन चाहे। और मेफिस्टोफेलिस उसको अफर्मेटिव बिल्कुल पॉजिटिव रिप्लाई देता है, यस यस व्हाई नॉट। फॉस्टस उस टाइम पे फिर उस जो बॉन्ड उसने साइन किया उसको, उसके टर्म्स को, उसके कंडीशंस को रीड करता है ना। और वहां पे वो क्लियरली मेंशन है कि फॉर 24 years Mephistopheles will be at the service of Dr. Faustus, but at the end of this period, Lucifer will have full power to take away Faustus' body, soul, flesh, blood, all goods, whatever Lucifer pleases. अब फॉस्टस जो है उससे मेफिस्टोफेलिस से अपनी क्यूरियोसिटी के, पहले तो क्योंकि क्यूरियस वो इतना है तो वो क्वेश्चंस करता है बहुत सारे। पहले ही टॉक्स अबाउट द प्लेस कि जिस प्लेस को लोग हेल कहते हैं वो क्या है। और मेफिस्टोफेलिस इन्फॉर्म करता है दैट हेल इज नॉट द नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर प्लेस और रीजन, इट मीन्स अ कंडीशन इन विच वन फील्स टॉर्चर्ड। फॉस्टस जो है वो तो बिल्कुल डिसमिस करता है हेल के इस आइडिया को कि ये तो मिथ है। और मेफिस्टोफेलिस उसको बताता है कि ये तुम्हें इसलिए मिथ लगता है क्योंकि तुमने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया। एक्सपीरियंस ही एक इंसान के माइंड सेट को चेंज कर देता है। बट फॉस्टस रिफ्यूजेस टू बिलीव कि कोई पेन भी है इस लाइफ के बाद। और वो यही कंसिडर करता है कि ये सारी जो है ना सुनी सुनाई बातें हैं। इसका जैसे हम र्यूमर के लिए बोलते हैं ना दैट इट्स एन ओल्ड वाइफ्स टेल, तो वैसे वो मानता है इस बात को। और मेफिस्टोफेलिस वो उसको बताता है दैट सी माय ओन केस, यू नो, क्योंकि मेफिस्टोफेलिस का अपना जो केस है वो यही है कि उसकी सोल जो है वो फॉरएवर टॉर्चर में है, ही इज इन हेल। और फॉस्टस कहता है कि ये कौन सी हेल है, इफ हेल मीन्स दैट वन कैन कंटिन्यू स्लीपिंग, ईटिंग, वॉकिंग, आर्गुइंग, तो ही इज विलिंग टू बी डैम्ड। और फिर वो फॉस्टस पूछता है पहले जैसे हेल के बारे में, फिर उसका क्वेश्चन है वाइफ के बारे में। सो ही सेज दैट आई वांट अ वाइफ एंड मेफिस्टोफेलिस सेज वाइफ, ही डिसुएड्स हिम कि तुम ये वाली ये डिमांड मत रखो। और मेफिस्टोफेलिस उसको जो है एक ना डेविल को वुमन के गाइज में ले आता है। उसको फॉस्टस इतना डिसलाइक करता है, उसको मतलब एक एक्सप्रेशन है उसका, अ प्लेग ऑन हर, बिकॉज उसको लगा कि ये तो डेविल से भी अगली है जो फॉर्म आया है वहां पे, ह्यूमन फॉर्म। फिर जो जिस बात से मेफिस्टोफेलिस डिसुएड करता है वो, क्योंकि मैरिज मीन्स some vows taken in front of in front of God's name, और ये तो इनको डेविल्स को बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होता। तो ही सेज टू फॉस्टस कि यू शुड फॉरगेट मैरिज एंड ही सजेस्ट दैट यू शुड बी सेटिस्फाइड विद हैविंग अ मिस्ट्रेस। और then he is actually trying to divert Faustus and trying to convince him, and he says that Mephistopheles assures that any woman that Faustus likes be as chaste as the Penelope or as wise as the Queen of Sheba और एज ब्यूटिफुल एज, क्योंकि ल्यूसीफर भी एंजल थे पहले और बहुत ब्राइटनेस थी ल्यूसीफर के ग्लो में। सो ही मेफिस्टोफेलिस सेज दैट any criterion of being beautiful will be served, at one command of Dr. Faustus. फिर वो ना फॉस्टस को एक बुक ऑफ मैजिक देता है जिससे फॉस्टस जो है he can wield great power not only on human beings but over the elements. और इस बुक में सारी नॉलेज है जो फॉस्टस एक्वायर करना चाहते हैं। देखो अब ये हम सिर्फ फर्स्ट सीन की बात कर रहे हैं एक्ट 2 के। ड्रामेटिकली ये सबसे इंपॉर्टेंट सीन है, मतलब फॉस्टस यहाँ पे वो क्रूशियल बॉन्ड को साइन करता है जिसपे सारा कुछ
निर्भर करता है, पूरी उसकी जो लाइफ का, आने वाली लाइफ का कोर्स है वो, है ना। और फिर हमने देखा कि साइन जैसे ही वो करता है उससे पहले वो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट और वो ब्लड का कंजील करना, गुड इवल एंजल्स का सेकंड अपीयरेंस यहाँ पे होता है ना। और ये सारी जो है ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। वो इंस्क्रिप्शन जो उसके आर्म पे वो देखता है, ये जैसे हम बच्चे, तुमने उधर देखा ना मैकबथ में, ये जो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं ना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट बिकॉज ऑफ जस्ट ड्रामेटिक टूल, बट ये जो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स हैं, क्योंकि हमने कहा कि ड्रामा लिखा किसके लिए जाता था, ड्रामा लिखा जाता था कॉमन लोगों, कॉमन पीपल के एंटरटेनमेंट के लिए, है ना। तो ये सुपर नेचुरल एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट, उनकी अपने बिलीफ के साथ वो बिलीफ, उनकी अपनी कॉमन पीपल के बिलीफ के अकॉर्डिंग होती थी ये सारी चीजें। तो यहाँ पे फॉस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज था, ये जो सुपर नेचुरल मैनिफेस्टेशंस हैं, जैसे कि ब्लड का कंजील होना या उसके आर्म पे उस इंस्क्रिप्शन का आना। लेकिन वो इतना इंटॉक्सिकेटेड हो चुका था अपने पावर के विजन्स के साथ कि उसने उस वार्निंग को भी इग्नोर किया। सो दैट मीन्स जब जब दिस कंजीलिंग ऑफ ब्लड इज नॉट जस्ट अ साइन, बट इट शोज कि उसके अंदर जो उसका ब्लड है ना, वो भी अनविलिंग है, सोल भी इज नॉट विलिंग कि वो उस अनहोली कॉन्ट्रैक्ट को साइन करे। अब कुछ कुछ क्रिटिक्स ये भी मानते हैं कि जो ये इंस्क्रिप्शन है ये तो हेलुसिनेशन हो सकता है, क्योंकि वो इतने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से जूझ रहा है ना। तो बट दीज टू इंसिडेंट्स, कंजीलिंग ऑफ द ब्लड और दूसरा उसके आर्म पे उस इंस्क्रिप्शन का आना, ये डेफिनेटली जो एक इस प्ले के अंदर जो टेंशन डेवलप हो रही है ना, जो उसका वो इंस्क्रिप्शन है मैन रन अवे, उसको ज्यादा डीपन कर रहा है, और इस प्ले में एक साइकोलॉजिकल वैल्यू जो है वो और ऐड कर रहा है। और जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज इसमें देखने वाली है सीन में, जिस तरीके से मेफिस्टोफेलिस हैज डिफाइंड हेल, because he talks about that hell is not a place. He says hell hath no limits nor is circumscribed in one self place. सर्कमस्क्राइब्ड होता है ना, जिसको हम बाउंड्री दे दें, दायरे बना दें जिसके, वो है नहीं। हेल तो एक कंडीशन है, द वे वन फील्स द टॉर्चर, पेरिनियल टॉर्चर। और जो मेफिस्टोफेलिस का रिफ्यूजल है टू गेट अ वाइफ और फॉस्टर्स, ये भी समझ में आता है, क्योंकि मैरिज मैंने जैसे बताया कि एक सेक्रेड रिचुअल है, क्रिश्चियन रिचुअल है, और डेविल टॉलरेट नहीं कर सकते एनीथिंग रिलेटेड टू द सैंक्शन ऑफ क्रिश्चियनिटी। खैर, नाउ लेट अस मूव टू द सेकंड सीन ऑफ एक्ट 2। यहाँ पे दिखाया है बच्चे, जब ये बिगिन होता है सेकंड सीन, कुछ सालों का इंटरवल आ चुका है, जिससे कि फर्स्ट सीन और सेकंड सीन में, और फॉस्टर्स जो है फिर यहाँ पे सेकंड सीन में कुछ सालों के इंटरवल के बाद भी एक बार फिर एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। नाउ दैट ही व्हेन ही थिंक्स ऑफ हेवन, रिपेंटेंस आती है उसके मन में कि क्यों उसने कॉन्ट्रैक्ट ये किया डेविल के साथ, और वो मेफिस्टोफेलिस को कर्स करते हैं, क्योंकि वो मानते हैं, उसको ब्लेम करते हैं फॉस्टर्स की, उसके कारण ही, उसने ही मुझे इंस्टिगेट किया कि मैं ऐसा ईवल का पाथ चुनता। So it is shown from the mental conflict that he again wants to renounce magic, और वो रिपेंट करना चाहता है अपने सिंस के लिए। यहाँ पे फिर तीसरी बार गुड एंजल और इवल एंजल जो है अपीयर होते हैं, फिर वैसे ही दे पुल फॉस्टर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। और जैसे ही ये दोनों एंजल्स डिपार्ट होने लगते हैं, फॉस्टर्स कहता है ये बात, दैट हिज हार्ट इज सो हार्डन्ड, इतना हार्डन हो गया है दैट ही फाइंड्स इट इम्पॉसिबल टू रिपेंट। और जैसे ही वो हेवन वर्ड को बोलता है ना, तो उसको ऐसा लगता है कि उसने ना बहुत फियरफुल साउंड्स उसके कानों में गूंज रही हैं, और उसको वो आवाजें बता रही हैं कि यू आर ऑलरेडी डैम्ड, नाउ देयर इज नो पॉइंट टॉकिंग अबाउट हेवन। तो कभी उसको मतलब ऐसा एहसास होता है कि बहुत सारा ना, बहुत सारे वेपन्स आ गए हैं, और वो अपने आप को जो है
रोक रोक नहीं सकता, बचा नहीं सकता खत्म होने से। तो ये उसको लगता है, और फिर उसको ये भी लगता है कि मैं इन 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 वेपन्स को यूज करके खुद को मार दूं, बट ही कैन नॉट। और वो क्यों नहीं मार पाता? बिकॉज उसके अंदर वो डिस्पेयर, निराशा, डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज्यादा भर गई है, क्योंकि उसने इतना ज्यादा प्लेजर्स को एंजॉय किया है। जो कौन से प्लेजर्स? जो उसको मैजिक से मिले हैं। तो ये वो बयान करता है कि कैसे उसने ब्लाइंड होमर को भी जादू से अपने फोर्स किया कि वो अपीयर हो, और उन्होंने वो फेमस जो उनकी कॉम्पोजिशन है ना, उसमें जो लव थीम है उस पे गाया। और कैसे एक बहुत फेमस मजिशियन थे एम्फियन, उनको भी उन्होंने मैजिक के हेल्प से, हार्प एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको वो प्ले करते हैं, म्यूजिशियन है जो, तो वो उसको भी उन्होंने, ही मेड देम प्ले दैट इंस्ट्रूमेंट, द हार्प। तो ये जब वो प्लेजर सोचता है, फिर वो अपनी उस रिजॉल्व में, उस डिटर्मिनेशन में स्ट्रेंथन हो जाता है। और फिर वो कहता है कि मुझे जरूरत नहीं है रिपेंट करने की, मैं तो मैजिक का प्रैक्टिस ही करूंगा। फिर मेफिस्टोफेलिस आता है, वो उससे क्वेश्चन करता है कि यूनिवर्स के बारे में बताओ मुझे, कैसा यूनिवर्स है? सो ही आस्क मेफिस्टोफेलिस कि इफ देयर आर मेनी हेवंस अबव द मून, क्या ये सारे जो हेवनली बॉडीज हैं, क्या ये सब मिलकर एक ग्लोब बनते हैं? सो ही टॉक्स, फिर मेफिस्टोफेलिस आंसर करता है उन सब बातों को, एंड ही सेज कि जितने स्फीयर्स, प्लैनेट्स हैं, ये सब एक दूसरे में, यू नो, ही सेज दिस फ्रेज, म्यूचुअली फोल्डेड इन ईच अदर्स ऑर्ब। और सारे के सारे एक एक्सेल ट्री की तरह हैं, जिनके की एक, जिनके पोल्स हैं, जैसे हम जोडिएक साइंस कहते हैं ना जिनको, तो उस जोडिएक का कॉम्बिनेशन है ये। और जितने भी ये स्फीयर्स हैं, प्लैनेट्स हैं, ये ईस्ट टू वेस्ट में मूव करते हैं 24 आवर्स में। दिस इज हाउ इट इज शोन कि जो डॉक्टर फॉस्टर्स है उसके अंदर क्यूरियोसिटी कितना ज्यादा है टू नो अबाउट द वे द यूनिवर्स वर्क्स। और फॉस्टर्स जो है वो इतना इम्पेशेंट दिखाया है इस इंफॉर्मेशन के बारे में, क्योंकि उसको लगता है कि ये तो मेरे वॉगनर, जो मेरा सर्वेंट है, ये तो इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन है। अब वो इतना क्यूरियस है, तो वो कहता है मुझे बताओ हु मेड द वर्ल्ड। और मेफिस्टोफेलिस इस आंसर को, इस क्वेश्चन को आंसर देने से मना करता है। और जहाँ पे फॉस्टर्स फिर डेफिनेटली ही गेट्स अनॉयड विद हिम। Mephistopheles warns him not to ask him questions which are against the kingdom of hell. तो यहाँ पे भी वो इंडिकेशन दे ही रहा है कि who made the world? God made the world. उसी टाइम पे गुड एंजल जो है वो फॉस्टर्स के कानों में ना विस्पर करते हैं कि अभी भी टाइम है, थिंक ऑफ गॉड हु मेड द वर्ल्ड। और मेफिस्टोफेलिस उसी टाइम फॉस्टर्स को रिमाइंड करते हैं कि तुम अब डैम्ड हो चुके हो, तुम अब, तुम्हारा डाउनफॉल जो है वो निश्चित है। यू मस्ट थिंक ओनली ऑफ हेल। और फॉस्टर्स जो है वो मेफिस्टोफेलिस को कहता है कि तुम एक अकर्स्ड स्पिरिट हो, तुम खुद डैम्ड हो, और इसीलिए तुमने फॉस्टर्स की जो डिस्ट्रेस्ड सोल है उसको और ज्यादा डैम कर दिया। He again, Dr. Faustus again feels कि it's too late now, that he cannot retrace, अब वो रिट्रीट नहीं कर सकता। दोबारा से गुड एंजल और इवल एंजल आते हैं। गुड एंजल टेल्स डॉक्टर फॉस्टर्स कि कुछ नहीं होता, देयर इज नेवर लेट, यू नो, फॉर रिपेंटेंस। लेकिन इवल एंजल फिर वार्न करता है कि इफ नाउ यू रिपेंट, तुम्हें डेविल टीयर कर देंगे इनटू पीसेस। और फॉस्टर्स इतना डिस्ट्रेस में दिखाया है, दिस इज द एक्यूट, आई वुड से माइन्यूट पोर्ट्रेयल ऑफ a soul, a distressed human being, consistently caught with the mental conflict. कैसे वो जो है इतनी डिस्ट्रेस, डिसअपॉइंटमेंट में ना डॉक्टर फॉस्टर्स क्राइस्ट क्राइस्ट चलाते हैं टू सेव हिज सोल। और उसी टाइम उसको ऐसा लगता है जैसे ल्यूसीफर, जितने ये डेविल्स है ना, ल्यूसीफर, बील्ज़ेबब, मेफिस्टोफेलिस, ये सब कन्फ्रंट करते हैं उसको, और उसको कहते हैं कि अगर तुम क्राइस्ट को अपील करते हो तो तुम अपने प्रॉमिस से कॉन्ट्ररी एक्ट कर रहे हो।
So they want him not to think of God, but to think of the devil. इतना scared, इतना डर जाता है फॉस्टस की वो डेविल से ही पार्डन मांगता है और फिर कहता है कि आई टेक वाउज, आई विल नेवर look to heaven, never name God, never pray to him. फिर उनको लगता है कि अब तो ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग, लूसीफर सोचता है कि जो इसको डिस्ट्रैक्ट कर सके। तो लूसीफर उस टाइम पे 7 डेडली सिंस को समन करता है। रिमेंबर आई टोल्ड यू मोरालिटी प्ले में जो वर्चूज और वाइसेस होते थे वो कैरेक्टर्स के फॉर्म में आते थे। तो ये 7 डेडली सिंस में एस बी कैपिटल है, डी बी कैपिटल है और एस बी, ठीक है, 7 डेडली सिंस, इनको वो समन करता है कि वो फॉस्टर्स का एंटरटेनमेंट करें। और ये सारे के सारे 7 सिंस हैं, पाप हैं ये, और ये अपने आप को डिस्क्राइब करते हैं, अपना स्वभाव, टेम्परामेंट, डिस्पोजिशन दिखाते हैं। कौन है ये 7 सिंस? प्राइड, तुम्हें पता है प्राइड, कोविटियसनेस, ग्रीड, लालच, रॉथ, एंगर, एनवी, ईर्ष्या, ग्लटनी, बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग की हैबिट, स्लॉथ, लेजीनेस, लेचरी, बहुत ही ज्यादा वल्गैरिटी और इमोरलिटी, लेशरी। तो ये जो है एक एक करके आते हैं। प्राइड कहता है कि मेरे को तो आई मतलब when he enters ना, so first thing that he says that he hates the very idea that he had any parents. प्राइड जो है वो अहंकार जो है उसमें इतना। कोविटियसनेस जो है वो क्या है कि हर एक चीज जो है वो गोल्ड में टर्न हो जाए, ये मुझे चाहिए। रॉथ क्या क्लेम करता है कि मैं जो हूँ लायन के माउथ से आया हूँ, मेरा बर्थ वहां से है। एंगर है। एनवी क्या चाहता है? एनवी चाहता है कि एक फैमिन आ जाए, ऐसा सूखा, ऐसा फैमिन आए कि सब जगह जो है पूरी दुनिया स्वीप हो जाए, सब मर जाएं और वो अकेला रहे। ग्लटनी, वो बताता है कि मैंने तो इनहेरिट किया है अबंडेंस ऑफ फूड एंड ड्रिंक, लेकिन फिर भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। और स्लॉथ, मैंने जैसे कहा लेजी है, तो वो तो कहता है मैं इतना लेजी फील कर रहा हूँ, मैं बोल ही नहीं पा सकता। और लिशरी जो है वो जस्ट हिंट, एक जो उसके नेम का फर्स्ट लेटर है उसी पे वो फोकस करते हैं। तो ये जो 7 सिंस हैं बच्चे, ये जो they have just come for an entertainment or a source of entertainment for Faustus. ये जैसे ही जाते हैं, फॉस्टस डिजायर रखता है एक, that I want to see hell and then I'll come back. और उस टाइम पे फिर लूसीफर उसको एक बुक देते हैं मैजिक की कि तुम ये रखो और इस बुक की हेल्प से तुम अब खुद को किसी भी शेप में टर्न कर सकते हो। नाउ इफ वी लुक एट द सीन 2, इस सीन की शुरुआत में एक क्वर्ल है फॉस्टस और मेफिस्टोफेलिस में, वो कैसे रिकंसाइल करते हैं। यही सीन जो है बिगिनिंग में क्वर्ल है डेविल और फॉस्टस की, इसी सीन के एंड में रिकंसिलिएशन है उसकी और डेविल की। बिगिनिंग में दिखाया है कि उसके मन में रिपेंटेंस है, उसका जो डिजायर है रिपेंटेंस का वो गुड एंजल स्ट्रेंथन भी करता है, लेकिन उसको ये एहसास होता है कि उसके सिंस इतने हार्डन, मतलब इतने ज्यादा हो गए हैं कि अब उसने हार्ट को हार्डन कर दिया है, रिपेंटेंस इम्पॉसिबल है। तो जो मैं बात कह रही थी कि क्रिस्टोफर मार्लो का भी कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है कि वो हमें एज अ रीडर, एज एन ऑडियंस इंसाइट देते हैं इस हार्डन्ड सिनर की माइंड के बारे में। एक ना कॉलरिज की बहुत फेमस पोएम है एंशिएंट मैरिनर। एंशिएंट मैरिनर जो है वहां भी वो ऐसे ही फील करता है, ऐसा ही कॉन्फ्लिक्ट, जहाँ पे उसको बहुत मुश्किल लगता है गॉड को प्रे करना, अपनी सिन को रिपेंट करना। यस मैम। तो मेफिस्टोफेलिस का जो रिफ्यूजल है ना, कि वो एक जो ये लाइन को भी तुमने ध्यान से देखना ना, जब वो कहता है बताओ हु क्रिएटेड द वर्ल्ड, हु मेड द वर्ल्ड, तो वो रिफ्यूज करता है। क्यों करता है रिफ्यूज? क्योंकि उसको गॉड का नाम लेना है यहाँ पे। सो वो खुद को एनिमी मानता है गॉड का, और वो ये कहना वो मतलब ही डजंट लाइक टू एडमिट दैट द वर्ल्ड वाज क्रिएटेड बाय गॉड।
तो ये कितना सिग्निफिकेंट है कि अपने डिस्ट्रेस में फॉस्टस क्राइस्ट को ही कॉल करता है कि मुझे बचाओ मेरी ट्रबल्ड सोल को। और ये भी सिग्निफिकेंट है देखना कि ही डजंट गेट एनी हेल्प फ्रॉम क्राइस्ट। और 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 क्या हो रहा है उस टाइम पे, ल्यूसीफर कम्स, ही कन्फ्रंट्स फॉस्टस एंड ही सेज दैट आई हैव राइट ओवर योर सोल। ये सब में कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन यही है दैट फॉस्टस हैज गॉन फार टुवर्ड्स इवल, द पाथ ऑफ इवल। उसकी विल पावर जो है ना वो इतनी वीकन हो चुकी है कि अब उसको डिजायर, रिपेंटेंस की डिजायर होने के बावजूद भी वो एक्चुअल में रिपेंट नहीं कर पाता। सो ये जो अपीयरेंस है ना गुड एंजल और इवन एंजल की, ये इस सीन में ट्वाइस हुआ है। ये क्यों हुआ है ट्वाइस? क्योंकि मार्लो एज अ राइटर एम्फेसाइज कर रहे हैं इस फैक्ट पे कि फॉस्टस जो है वो टॉर्न हो चुका है बिटवीन द प्लेजर्स ऑफ मैजिक, द डिजायर फॉर रिपेंटेंस। अब हार्डन्ड वो सिनर होने के नाते है, उसकी कॉन्शियस खत्म नहीं हुई लेकिन उसकी अंतरात्मा अभी मृत नहीं हुई। इट इज नॉट डेड येट। तो ये जो पैंग्स है ना उसके कॉन्शियस के, वो कंटिन्यू है अभी। सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट सीन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सीन। और जैसे वो 7 डेडली सिंस की परेड दिखाई है, वो मैंने कहा आपको कि वो ओल्ड मोरालिटी प्लेस का एक ट्रेडिशन है। तो ये प्ले भी एक मोरालिटी प्ले है। हालांकि ये ओल्ड मोरालिटी प्लेस से डिफरेंट सिर्फ एक कॉन्टेक्स्ट में है कि मोरालिटी प्लेस जो होते थे ना उनमें कैरेक्टराइजेशन पे एम्फोसिस नहीं होता था, उनमें कोई साइकोलॉजिकल एनालिसिस नहीं होता था। ये प्ले इन दोनों चीजों से भरा हुआ है। ठीक है, तो ये 7 डेडली सिंस एंटरटेनमेंट का एक फॉर्म बनते हैं। और ये जिस तरीके से सेल्फ डिस्क्रिप्शन देते हैं, इंटरेस्टिंग भी है। और उनकी उस परेड के बाद वो बोलता भी है, ओ दिस फीड्स माय सोल। तो हम देख रहे हैं कि ये सीन के एंड तक तो वो रिकनसाइल हो जाता है बिल्कुल डेविल्स के साथ, और वो फिर प्लीज्ड हो जाता है अपने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को सोचते हुए। सो हालांकि वो जो इनर कॉन्फ्लिक्ट है वो कंप्लीटली नहीं खत्म हुआ है। और जो देयर इज मच मोर टू दिस, वो हम इन द कमिंग लेक्चर्स हम उसको अटेंड करेंगे।